मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक में हम क्या कंसीडर करेंगे? सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है एक्स एंड वाई, एक स्ट्रेट कंडक्टर हो गया मेरे पास। ठीक है, जिसके अंदर करंट कहाँ से इनफाइनाइट लेंथ है, मैंने इसकी इनफाइनाइट लेंथ कंसीडर की हुई है। ठीक है, मैंने एक सेक्शन लिया है इस कंडक्टर का। ठीक है, ये जो कंडक्टर है इसकी इनफाइनाइट लेंथ हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के लिए आप कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पे डॉट ले सकते हो, फिर इसको सॉलिड लाइन, इसका जो सेक्शन है जो हम कंसीडर करेंगे उस सेक्शन को कंसीडर करने के लिए यहाँ पर सॉलिड लाइन ले सकते हो और फिर यहाँ पे आप डॉटेड लाइन लोगे। ठीक है, और आप क्या कहोगे कि ये जो C है ये इसका सेंटर है। करंट इसमें कहाँ से फ्लो हो रही है? X से Y की तरफ। जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, I करंट फ्लो हो रही है और हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया? एक पॉइंट कंसीडर किया, P पॉइंट, जो C से कितना डिस्टेंस के ऊपर है? A डिस्टेंस के ऊपर है। और मुझे इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो मैं क्या कंसीडर करूँगी? यहाँ पर एक करंट एलिमेंट कंसीडर करूँगी। करंट एलिमेंट कैसे कंसीडर करेंगे हम C से एक डिस्टेंस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर से हमने यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट, मैंने कंसीडर किया यहाँ पर एक पॉइंट A। ठीक है, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है? L। और यहाँ पर एक पॉइंट और कंसीडर कर दिया B, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है? DL है। तो मेरा इसका जो सेंटर है, मान लो इसका सेंटर O है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसका जो सेंटर O है, इस सेंटर से P को ज्वाइन करेंगे और ये जो डिस्टेंस आता है ये कितना आएगा हमारे पास? R। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा मेरा? फाई एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा मेरा? फाई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? AB जो है मेरा करंट एलिमेंट है। ठीक है, और PC की वैल्यू A होगी, OC की वैल्यू L होगी, और थीटा क्या है? ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पर ये जो A पॉइंट है यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, यहाँ एंगल कितना है? थीटा। किसके बीच में? आइडियल और आर के बीच में। यानी कि आइडियल जो है उसकी वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा थीटा। तो हमने यहाँ पर इस तरह से थीटा एंगल कंसिडर कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ लगाएंगे। ठीक है, और हम क्या निकालेंगे? इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे ड्यू टू ए बी करंट एलिमेंट। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से स्मॉल होता है। वो कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल वेक्टर इनटू में आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, और अगर मैं ये आर वेक्टर को हटा रही हूँ तो यहाँ पर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लेना चाहती हूँ। तो ये जो मेरा बनेगा ये कितना आएगा मैग्नीट्यूड वाइज? आइडियल का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का, चाहे आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले लो, तो ये आ जाएगा आइडियल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर आएगा और नीचे आर क्यूब है, एक आर से आर कैंसिल हो गया तो नीचे आपके पास क्या रह जाएगा? आर स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी को हमें पता है कैसे खोलते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने क्या पुट कर दिया? इक्वेशन 1 पुट कर दिया।
अब मैं देखो मैं कुछ ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, उन ट्रायंगल को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रही हूँ पी ओ सी। इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारा थीटा है अगर मुझे निकालना है वो कैसे आएगा, 90 - 5 साइन थीटा की, सॉरी मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा 90 - 5। और अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू देनी है तो साइन ऑफ थीटा क्या आएगा मेरे पास, साइन 90 - 5 यानी कि कॉस 5। ठीक है, मेरे पास कितना आ गया, कॉस 5 की वैल्यू आ गई। और अगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को लें पी, ठीक है, सी पी ओ, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम इस एंगल को मेज़र करें, ठीक है, इस एंगल को मेन माने और इसको हम 90 डिग्री माने, तो कॉस 5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए बाय आर, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 5। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। एक मिनट, आप इनको वैल्यू को नोट करना। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन 2 नाम दिया, इसे इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अगर हम टेंजेंट फाई देना चाहते हैं तो टेंजेंट फाई क्या होगा, एल बाय ए के इक्वल होगा। ठीक है, एल बाय ए के इक्वल होगा। और यहाँ से एल आप कह सकते हो किसके इक्वल होगा, ए टेंजेंट फाई के इक्वल होगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करके डी एल किसके इक्वल आएगा, ए टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 को क्या करना है, ऐड करना है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर, यानी इसके अंदर ऐड करेंगे तो जो डी बी की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, एक मिनट, जो डी बी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, अब इस कॉस स्क्वायर को हम फाई को, जैसे कि यहाँ पर है नीचे, इस ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ए सेकेंड फाई भी तो लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, 1 अपॉन कॉस को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई, तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, आई, और एक ए से एक ए कैंसिल, आई बाई ए कॉस फाई डी फाई, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इन सभी वैल्यूज से हम, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, पी पॉइंट के ऊपर आइडियल जो स्मॉल करंट एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं कहूँ कि करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाए, हमें पता था हमारा करंट एलिमेंट का हमने एक इतना सेक्शन लिया था। ठीक है, और यहाँ पर इसके सेंटर की वजह से पी पॉइंट के ऊपर एंगल कितना आ रहा था, फाई आ रहा था। मान लो कि ये जो करंट एलिमेंट है ये इनफाइनाइट लेंथ का है या फिर इसका लेंथ फाइनाइट है। ठीक है, मान लो कि ये फाइनाइट लेंथ है, तो इसकी वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर एंगल कितना होगा, मान लो फाई 1 है। ठीक है, और ये जो वाई वाला पॉइंट है इसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, फाई 2 होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्सिस मान लूँ तो ये एंगल तो पॉजिटिव होगा, बट ये एंगल क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव होंगे। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए से हम नेगेटिव लेंगे। तो अगर हम, मुझे इस टोटल लेंथ की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का। और कहाँ से करना पड़ेगा, -φ1 से +φ2 तक। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एंगल के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करेंगे, ये सभी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगी और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये ऐसे आएंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए और -φ1 से +φ2 कॉस फाई डी फाई। और हमें पता है कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन के इक्वल होता है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए साइन ऑफ फाई, ठीक है, प्लस
साइन ऑफ फाई, कहाँ से, -φ1 से +φ2 तक। तो फिर हम क्या करेंगे, इस फाई की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे, माइनस लेके चलेंगे हम यहाँ पर, तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन में 4πi/a साइन φ2 माइनस साइन -φ1। आपने 11th में पढ़ा था साइन माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिससे ये माइनस साइन आगे आ जाएगा और ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4πi/a साइन φ2 प्लस ऑफ साइन φ1। हमने मैथ की आइडेंटिटी यूज़ की है, 11th क्लास में आपने पढ़ी थी आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के बेसिस पे यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा और ये आपका क्या आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग फाइनाइट लेंथ। हमने फाइनाइट लेंथ के लिए किया है। अब हम एक स्पेशल केस करते हैं, अगर हम उसकी लेंथ को इनफाइनाइट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या वेरिएशन आएंगे, हम उसको चेक करते हैं। जो ये मैं स्पेशल केस करवा रही हूँ, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ इस स्पेशल केस में से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ठीक है। 101% है, क्योंकि ये जो स्पेशल केस है ये एप्लीकेशन बेस्ड है। तो आपको इस स्पेशल केस को आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है क्या यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। आपके पास कंडीशन क्या आ सकती है, न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास, या फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, इनफाइनाइट लेंथ दे रखी है और जो पी पॉइंट है सी के बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। पी पॉइंट क्या है, सी के बहुत नज़दीक है, सेंटर ऑफ द वायर के नज़दीक है और लेंथ इनफाइनाइट है। तो जब ये सेंटर ऑफ वायर के नज़दीक होंगे तो हम यहाँ पर से जो एंगल ट्रेस करेंगे, हम कहेंगे कि जो ये एंगल आएंगे φ1 इज इक्वल टू φ2 लगभग लगभग इक्वल होंगे और ये लगभग लगभग 90 के आसपास होंगे। तो हम साइन की जो वैल्यू है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 लेते हैं। तो हम जो इक्वेशन जो डी बी की वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपॉन में 4πi/a, यहाँ पर क्या लेंगे, साइन 90 प्लस साइन 90, एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, उस केस में फॉर्मूला होगा हमारा म्यू नॉट अपॉन में 4π2i/a। ये फॉर्मूला होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल के अंदर भी आ सकता है कि आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है और सेंटर जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो बहुत क्लोज है। तो उसके लिए आपको करंट दे रखी होगी और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा होगा, ठीक है। लेंथ की आप ऐसी भी कंडीशन दे सकते हैं, लेंथ की कंपैरिजन, लेंथ क्या है, वेरी वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू दिस, तो तब भी आपकी यही सिचुएशन बनेगी, ठीक है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में क्या है, सेम सिचुएशन है, इनफाइनाइट लेंथ दे दी, लेकिन जो पी पॉइंट है वो सेंटर के पास नहीं है बल्कि किसी एक एंड के पास होगा, या तो एक्स के पास होगा या फिर वाई के पास होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। और 100%, इसमें भी मैं 100% श्योर हूँ कि इसका एक न्यूमेरिकल आएगा, वो भी 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है इसका न्यूमेरिकल, कि आपके पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है और उसके अंदर कुछ करंट है और जो पी पॉइंट है वो किसी डिस्टेंस ए डिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ से कोई ए दे दिया, आर दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये किसी वन एंड के नियर है। तो तब आप क्या करोगे, उसमें उस केस में एक एंगल को, इस वाले एंगल को, ठीक है, इस वाले केस में इस वाले एंगल को, एक एंगल को तो आप 90 मान लोगे, दूसरे एंगल को जो नज़दीक है उसके लिए आप क्या मान लोगे, 0 डिग्री मान लोगे, ठीक है। सॉरी, एक के लिए आप 0, हाँ इसके लिए आप 0 मान लोगे और इसके लिए क्या 90, यहाँ पर इसके लिए 0 मान लोगे, इसके लिए 90, यानी एक एंगल को आपको 90 मान के चलना है, दूसरे एंगल को आपको क्या मान के चलना है, 0 मान के चलना है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें पता साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4πi/a, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एक की वैल्यू आ जाएगी 0, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन में 4πi/a। तो उस केस में आपका फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल फिगर्स में भी आ सकते हैं। फिगर में कैसे आएंगे मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। हम जब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सरसाइज के तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि किस तरह से है ये, ठीक है। अब ये तो था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करना। अब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं। एक तो होता है कंपास की हेल्प से देगी, कंपास को रख दो इसके ऊपर, ठीक है, और कंपास की नीडल जहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, नॉर्थ पोल जहाँ डिफ्लेक्ट करेगा वही डायरेक्शन है। लेकिन एक अल्टरनेट मेथड है बहुत आसान। तो जो दूसरा मेथड है वो अपने 10th में ही पढ़ रखा है, कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड में की ग्रिप बना लो इस तरह से कि जैसे कि आपने किसी स्ट्रेट कंडक्टर को अपने हैंड के अंदर क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो आपका जो राइट हैंड का थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, आपको करंट की डायरेक्शन देगा। ठीक है, और ये जो कर्ल होंगी फिंगर्स की, जैसे यहाँ से कर्ल शुरू है, जैसे कंडक्टर है तो मैं इस कंडक्टर को लूँगी और मैं ऐसे ग्रिप कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर करंट इधर होगी तो मेरी ग्रिपिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्रिप है, जैसे जैसे हम इस कंडक्टर को ग्रिप करेंगे अपने अंदर, जो ये कर्ल है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर मेरी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी जो क्लॉक की जो वॉच होती है उसकी जो मूवमेंट होती है उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन जो मूवमेंट होगी उसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो रूल है वो है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। नेक्स्ट है हमारा मैक्सवेल स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या कहता है कि मान लो आपने राइट हैंड में क्या ले रखा है, एक स्क्रू ले रखा है। ठीक है, स्क्रू आपको पता है जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारे जो नेल्स होते हैं उन्हें टाइट करते हैं, स्क्रू को टाइट करते हैं। ठीक है, तो स्क्रू रूल क्या कहता है यहाँ पर कि आपके पास मान लो एक स्क्रू है और आप किसी स्क्रू को क्या करना चाह रहे हो, टाइट करना चाह रहे हो। ठीक है, अब मान लो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, तो आप स्क्रू को क्या करोगे, आप स्क्रू को ऐसे रोटेट करोगे। ठीक है, इस तरह से आप रोटेट करोगे। ठीक है, तो जिधर आपकी डायरेक्शन है करंट की उधर आप मान लो कि आपके हैंड में, राइट हैंड के अंदर एक स्क्रू है और आप क्या कर रहे हो, आप एक नेल को टाइट करना चाहते हो। तो उस तरफ जो मूवमेंट होगी आपकी स्क्रू की, वो मूवमेंट हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। अगर करंट डाउनवर्ड है तो आप स्क्रू को क्या करोगे, इस तरह से रोटेट करोगे। तो जो स्क्रू की जो रोटेशन मीन्स आप ऐसे रोटेट करोगे स्क्रू को, तो जो डायरेक्शन है स्क्रू की रोटेशन की वो हमें क्या देगा, आप कह सकते हो कि जो रोटेशन है, सॉरी, जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ स्क्रू गिव्स, rotation of screw gives the direction of magnetic field। ठीक है, जो स्क्रू की रोटेशन है वो हमें किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। और जो थंब है यानी जो स्क्रू है वो किसकी डायरेक्शन देगा, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आपका था मैक्सवेल स्क्रू रूल, जिसको हम अप्लाई करके हम मैग्नेटिक फील्ड की, किसी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे, सेंटर पे निकालना है। मान लो कि ये मेरे पास क्या है, कॉइल है और ये इसका सेंटर है और इस कॉइल में क्या है, आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो मुझे इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ, मान लेती हूँ कि आर क्या है, इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस है। और मैंने क्या कहा कि ये आर रेडियस होगी। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर कर दिया। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमने मान ली डी एल। ठीक है, डी एल आई करंट है इसके अंदर और डी एल क्या है, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारा डी आई डी एल क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आइडियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास करंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बायो सावर्ट लॉ को लगाएंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ। आप लिख सकते हैं। वो कितना होगा हमारा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कहें कि ये एंगल, अब यहाँ पे ध्यान से देखें
कि अगर हम करंट एलिमेंट को कहीं पे भी लें, हमेशा जो उसका एंगल होगा सेंटर के ऊपर 90 होगा। मान लो मैंने यहाँ करंट एलिमेंट ले लिया, उसके सेंटर की वजह से यहाँ पे जो एंगल होगा 90। यहाँ पर अगर करंट एलिमेंट ले रहे हो तो एंगल कितना होगा 90 हो, क्योंकि हमें पता है आर्क से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं सेंटर की तरफ, वो एंगल कितना ट्रेस करता है 90। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना है हमारा 90 है। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन आइडियल एंड द आर यूनिट वेक्टर। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर मान लें तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा हमारे पास, वो आएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे दे सकते हैं, इसकी डायरेक्शन देते हैं हम राइट हैंड पाम रूल से देते हैं। पाम रूल को बाद में बताऊंगी मैं, पहले तो हम क्या निकालते हैं इस पूरे करंट एलिमेंट की वजह से। अब देखो इतने सेक्शन की वजह से ये हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि ये पूरा एक सर्कल है, इस पूरे सर्कल की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, ओवर एंटायर सर्कल। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीबी का। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी उन्हें बाहर निकाल देंगे और जो वेरिएबल है उसको अंदर रखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, डीएल का। ठीक है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, सभी लेंथ को ऐड करेंगे। टोटल जो लेंथ आती है किसी सर्कल की वो किसके इक्वल होती है, सरकमफेरेंस के। और सरकमफेरेंस कितना होता है हमारा 2 पाई आर। तो देयरफॉर जो बी की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी हमारी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर। सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और हम कह सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई आर इंटू में 2 पाई। आप कह रहे होंगे कि मैंने इसको इससे क्यों कैंसिल किया, क्योंकि मैंने जानबूझ के कैंसिल नहीं किया, मैं एक रिलेशन बनाना चाहती हूँ। मुझे इसकी वैल्यू पता है 10⁻⁻7 होती है और इसकी वैल्यू डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया है। ठीक है, इसको 2 पाई ही रहने दो, 2 पाई में ज़्यादा आसान होता है सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ से एक रिलेशन बनता है। मान लो कि आपके पास जो है वो कंप्लीट सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई किसी भी सर्कुलर वायर का इनटू में उसका जो भी एंगल है, एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। एंगल रेडियन में होना चाहिए, ठीक है, यानी पाई की फॉर्म में होना चाहिए। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई बाई आर, ये तो कांस्टेंट है, ये हमेशा ही लेंगे, इनटू एंगल। जैसे कि मान लो आपका सर्कल है इस तरह से है, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ सेंटर पे फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे एंगल देख लो, ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है, जितना भी एंगल बना रहा है उस एंगल को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इस फिजिकल क्वांटिटी से, तो आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ जाएगा। मान लो कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कुछ ऐसी है, ठीक है, और आपको यहाँ पे एंगल, ये यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, और मुझे क्या निकालना है, यहाँ सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी एंगल है, यहाँ का एंगल क्या आएगा, पाई/2 आएगा रेडियंस के अंदर। तो उस एंगल को लेके हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के इस क्वांटिटी को इससे कैंसिल नहीं किया, क्योंकि एंगल वाइज निकालना आसान होता है, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एंगल से निकाल सकते हैं। जैसे आपका इस तरह से फिगर दे दिया, ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट लेंथ होगी, ये इनफाइनाइट, तो ये तो वो वाला केस आ गया स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है और उसके एक एंड पर पॉइंट है, पी पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, इसके पी पॉइंट के ऊपर एंड आ गया। ठीक है, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर देंगे। और ये जो सर्कुलर लूप है इसका जो एंगल है कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई, 180 हो गया ना, 180 पाई हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि जो स्ट्रेट कंडक्टर है, मैं आपको बताना भूल गई कि मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर, इसकी इनफाइनाइट लेंथ है और पी पॉइंट उसके ऊपर ही लाइज कर ले, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा भी। ठीक है, कई बार इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, एक मिनट, इस तरह से सर्कल आ गया हमारे पास। कंप्लीट सर्कल नहीं बनाना हमें, सेमी सर्कल ही बनाना है, और ये हमारा पी पॉइंट है, तो और ये इनफाइनाइट लेंथ है।
तो यहाँ पर देखोगे आप सेक्शन ये कि आपका स्ट्रेट कंडक्टर और वन पॉइंट पे पी पॉइंट है, ये भी स्ट्रेट कंडक्टर, वन पॉइंट पे पी है और ये सर्कुलर पार्ट आ गया। तो आप मैग्नेटिक फील्ड इजीली इन दो रिलेशंस के फॉर्मूलाज को अप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे जिनकी मैं बात कर रही थी। 101% श्योर हूँ कि आपके इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट हैंड पाम रूल, जो हम आज नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। मैं आपको पाम रूल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अगर आप थंब जो है ना आपका राइट हैंड के थंब है, थंब जो है अगर उसकी ग्रिप है, ग्रिप तो जो कर्वेचर है, सेम पाम रूल क्या है हमारा राइट हैंड थंब रूल के बराबर ही है, बस उसमें क्या यूज़ करना है आपको, पाम को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, राइट हैंड के जो ग्रिप्स होती हैं, ग्रिप्स तो हमें किसकी डायरेक्शन देती हैं, करंट की। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन देती है, करंट की। लेकिन जो थंब है वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड की। जस्ट अपोजिट है, वहां पे थंब रूल में क्या था, थंब देता था करंट की डायरेक्शन और ग्रिप देती थी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। लेकिन पाम रूल में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है और ये करंट की डायरेक्शन दे रहा है। यानी कि अगर मेरे किसी कंडक्टर के अंदर करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरा क्या होगा, अपवर्ड होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरह से होगी, अब ऊपर की तरफ। और अपवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इस तरह से डॉट। और अगर मेरी करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और आपको पता है डाउनवर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस। जब भी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो हम क्रॉस साइन लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पाम रूल। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी होगा।